ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। 1971 की भारत-पाकिस्तान जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया था। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान का गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन उस हार के साथ पाकिस्तान के सीने में बदले की ऐसी आग लगी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। इस्लामाबाद के गलियारों में, रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों में एक ही चीज गूंज रही थी, परमाणु बम। एक ऐसा बम जो भारत को सबक सिखा सके, ऐसा सबक जो 1000 साल तक याद रहे। उधर भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। बुद्ध मुस्कुराया और दुनिया को पता चल गया कि भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शब्द कहे जो इतिहास में दर्ज हो गए, हम घास खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। और ये सिर्फ एक सियासी भाषण नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक ऐसी गुप्त योजना की जो पर्दे के पीछे तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी गुप्त योजना को रोकने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने एक मिशन शुरू किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हर कदम पर मौत थी और सफलता का कोई चेहरा नहीं था। रॉ के एजेंट्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। उन्हें नई पहचान दी गई, नई जिंदगियां दी गई। कोई लाहौर में कपड़े का व्यापारी बनकर रह रहा था, कोई कराची की बंदरगाह पर मजदूर बन गया, कोई रावलपिंडी के किसी सरकारी दफ्तर का मामूली कर्मचारी था। हर दिन वो अपने असली देश से दूर, अपने घर वालों से दूर, दुश्मन की जमीन पर जी रहे थे। उन्हें नहीं पता होता था कि आज का सूरज डूबते हुए देखेंगे या नहीं। उन्हें नहीं पता होता था कि सामने वाला इंसान दोस्त है या उन्हें फांसी पर चढ़ाने वाला। वो बस इंतजार कर रहे थे, इस इंतजार में कि कब उन्हें कोई ऐसी जानकारी मिले जो भारत को आने वाले खतरे से बचा सके। और वो जानकारी उन्हें मिलने लगी। धीरे धीरे रॉ के जासूस पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। खबरें आने लगी कि कहूटा की पहाड़ियों में कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक तैयार हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी में घुसे एक रॉ एजेंट ने खबर भेजी कि वहां के कुछ वैज्ञानिक अचानक से गायब हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। कराची बंदरगाह पर तैनात एक और एजेंट ने सूचना दी कि खास तरह के उपकरण जो सिर्फ परमाणु संवर्धन के काम आते हैं, जहाजों के जरिए लाए जा रहे हैं। कुछ गुप्त दस्तावेज हाथ लगे, कुछ बेहद अहम सूचनाएं धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगी। ऐसा लग रहा था कि मिशन सफल हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि भारत समय रहते पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बेनकाब कर देगा और दुनिया के सामने रख देगा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जैसे किसी ने इशारा दे दिया हो। उन्होंने अचानक अपने देश के अंदर छानबीन शुरू कर दी। शक के आधार पर लोगों को उठाया जाने लगा। पूछताछ के नाम पर इंसानियत की सारी हदें पार की जाने लगी और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। भारत में बैठे रॉ के अधिकारियों को जब ये खबर मिली तो सब कुछ हिल गया। दिल्ली के एक सीक्रेट सेफ हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर पाकिस्तान को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? कहीं ना कहीं कोई न कोई चूक हुई थी। लेकिन ये मामूली चूक नहीं थी, ये एक ऐसा लीकेज था जो सिर्फ टॉप लेवल से हो सकता था। जानकारी इतनी गोपनीय थी, इतनी सीमित लोगों तक थी कि दिल्ली से बाहर का कोई इंसान उसे जानता ही नहीं था। मतलब साफ था, या तो रॉ के अंदर ही कोई गद्दार बैठा था या फिर खेल इससे भी बहुत ऊपर खेला जा रहा था। और इसी के साथ इस कहानी का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ शुरू होता है, क्योंकि उसी समय भारत की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई थी। लेकिन 1977 में इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए और नतीजों ने सबको चौंका दिया। इंदिरा गांधी हार गई और एक नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। उनका नाम था मोरारजी देसाई। अब यहीं पर आपको थोड़ा ठहर कर सोचना पड़ेगा। मोरारजी देसाई की इमेज एक सिद्धांतवादी नेता की थी। वो गांधीवादी थे और जैसे ही मोरारजी देसाई सत्ता में आए, उन्होंने ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिनसे रॉ की कमर टूट गई। रॉ का बजट अचानक से आधा कर दिया गया। कई चल रहे ऑपरेशन जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया। विदेशों में बैठे एजेंट से कहा गया कि वो अपनी गतिविधियां रोक दें।
रॉ के तत्कालीन प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ, जो इस एजेंसी की आत्मा माने जाते थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की कि ये जो मिशन चल रहे हैं ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन मोरारजी देसाई ने एक न सुनी। उनका मानना था कि इस तरह की गुप्त जासूसी देश की नीति के खिलाफ है। उनके हिसाब से दूसरे देशों की जासूसी करना गलत था, क्योंकि इससे भारत की साफ सुथरी छवि खराब होती थी। लेकिन जिस दुनिया में भारत रह रहा था, वहां साफ सुथरी छवि से देश नहीं चलते। वहां ताकत से देश चलते हैं, खुफिया जानकारी से देश चलते हैं। और मोरारजी देसाई ने अपने आदर्शों के चक्कर में जाने अनजाने भारत की सबसे बड़ी खुफिया शक्ति को पंगु बना दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक। जिया उल हक एक बेहद चालाक और खतरनाक शासक थे। उन्होंने 1977 में पाकिस्तान में तख्ता पलट करके जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया था। जिया उल हक ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से छिपाकर तेज कर दिया था। उन्हें पता था कि भारत उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत के एजेंट कितनी गहराई तक घुस चुके हैं। और फिर अचानक उन्हें पता चल गया। और सिर्फ इतना ही नहीं पता चला कि एजेंट घुसे हैं, बल्कि ये भी पता चल गया कि वो कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये असंभव था, लेकिन हुआ। कुछ समय बाद ऐसी खबरें सामने आने लगी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक को किसी बहुत ही खास स्रोत से जानकारी मिली थी। एक ऐसी जानकारी जो सिर्फ भारत के टॉप लेवल पर ही मौजूद थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे विस्फोटक अध्याय, क्योंकि अब शक की सुई घूमते घूमते उस नाम पर आकर रुकी जिस पर शक करना भी किसी के लिए आसान नहीं था। ये नाम था भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इस आरोप को सबसे पहले और सबसे मजबूती से सामने रखा रॉ के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बी रमन ने। बी रमन कोई मामूली अफसर नहीं थे। वो खुद रामेश्वर नाथ काओ के करीबी थे और रॉ में सालों तक सबसे संवेदनशील ऑपरेशंस को हैंडल करते रहे थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, कई लेख लिखे और एक जगह उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक को बता दिया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुसपैठ कर चुकी है। अब जरा एक पल के लिए इस वाक्य को समझिए। भारत का प्रधानमंत्री, जिसकी शपथ में ही देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, वो दुश्मन देश के राष्ट्रपति को फोन करके या किसी मुलाकात के दौरान ये बता रहा है कि देखो, हमने तुम्हारे सबसे गुप्त प्रोजेक्ट के अंदर अपने जासूस भेजे हुए हैं। ये सुनने में इतना अविश्वसनीय लगता है कि आप कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही आदर्शवादी क्यों ना हो। लेकिन जब सबूतों को जोड़ा जाता है, जब घटनाओं के क्रम को देखा जाता है, तो इनकार करना और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बी रमन अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा दावा किया। रॉ के अंदर ही कई और अफसरों ने बेहद धीमी आवाज में यही बात कही, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। किसी को बड़े मीडिया हाउस में नौकरी का लालच दिया गया, किसी को चुप रहने की सलाह दी गई और किसी से बस ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बात मत करो, इससे देश की छवि खराब होगी। अब सोचिए, अगर किसी देश के राष्ट्रपति को यह पता चल जाए कि उसके सबसे गुप्त प्रोजेक्ट में दुश्मन देश के जासूस घुसे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? वही हुआ जो होना था। पाकिस्तान ने तुरंत अपने सिस्टम को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। हर उस शख्स पर शक किया गया जो थोड़ा भी अलग नजर आता था, जो कोई भी गैर परंपरागत घंटों पर काम करता था, जो कोई भी अकेला रहता था, जो कोई भी कभी बाहर से आया था। गुप्त जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं और फिर शुरू हुआ एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक ऑपरेशन। एक एक करके संदिग्ध लोगों को उठाया जाने लगा, उनसे पूछताछ की गई और इस पूछताछ का तरीका कितना बर्बर था, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए, दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। कई लोग ऐसे थे जो टूट गए। डर और दर्द के आगे हर इंसान की एक सीमा होती है। कुछ ने बता दिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आखिरी सांस तक कुछ नहीं बताया। उनकी हिम्मत की मिसाल देना भी उनका अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने जो सहा वो कोई और नहीं सह सकता था। लेकिन धीरे धीरे पूरी चेन सामने आने लगी। एक आदमी से दूसरे का पता चला, दूसरे से तीसरे का और तीसरे से चौथे का।
पूरा नेटवर्क बिखर गया। रॉ के कई एजेंट जो सालों से अंडरकवर काम कर रहे थे, उनकी असली पहचान उजागर हो गई। जो लोग कभी आम इंसानों की तरह बाजार में घूमते थे, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, जो दफ्तरों में चाय पीते थे, अचानक वो भीड़ में सबसे अलग नजर आने लगे। उन्हें पता चल गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ने आखिरी वक्त में अपने हैंडलर्स को एक संदेश भेजा, माफ करना, अब नहीं बच सकते, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ को जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान की जेलें अपनी बर्बरता के लिए पहले से ही बदनाम थीं, और एक भारतीय जासूस के लिए वहां कोई कानून नहीं होता था। सालों तक उन्हें अंधेरी कोठरियों में रखा गया, जहां दिन और रात का पता नहीं चलता था। इनमें से हर एक की कोई न कोई कहानी थी। कोई अपने बूढ़े माँ बाप को पीछे छोड़कर आया था, ये कहकर कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर मिलेंगे। कोई अपनी पत्नी को तसल्ली देकर गया था कि चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर रोया था और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और वो सब एक फोन कॉल, एक जानकारी, एक विश्वासघात की भेंट चढ़ गए। सोचिए कि जब आपको पता चले कि जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा गर्व था, जिस देश के लिए आप मरने को तैयार थे, उसी देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे इंसान ने आपकी जान दुश्मन के हवाले कर दी। भारत के अंदर जब यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सरकारी स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न मोरारजी देसाई ने कभी इसका खंडन किया, न किसी अधिकारी ने इसे सिरे से गलत बताया। जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, या फिर अस्पष्ट बयान दिए गए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस पर कभी कोई आधिकारिक जांच नहीं बैठाई गई। न तो संसद में इस पर कोई ठोस बहस हुई, न ही कोई जांच आयोग बनाया गया। सब कुछ जैसे फाइलों में बंद कर दिया गया। और यही तो खुफिया एजेंसियों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। जहां जातियां हो जाती हैं, वहां इंसाफ नहीं होता, वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे मामले में एक और मोड़ तब आया जिसने हर उस इंसान को झकझोर कर रख दिया जो इस कहानी को ट्रैक कर रहा था। साल था 1991। मोरारजी देसाई अब प्रधानमंत्री नहीं थे। वो एक बुजुर्ग नेता थे जिनकी सियासी पारी खत्म हो चुकी थी। और तभी पाकिस्तान सरकार ने एक ऐलान किया जिसने सबको सकते में डाल दिया। उन्होंने मोरारजी देसाई को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देने का फैसला किया। ये वही पाकिस्तान था जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, और उसी पाकिस्तान ने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। सवाल उठना लाजमी था, आखिर ऐसा क्या काम किया था मोरारजी देसाई ने जो उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला? इस सवाल का जवाब किसी भारतीय अखबार ने नहीं छापा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उस वक्त जो खबरें आईं, उन्हें पढ़कर रूह कांप जाती है। कुछ रिटायर्ड पाकिस्तानी अफसरों ने संकेत दिए कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। किसी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को एक रणनीतिक एहसान किया था। किसी ने कहा कि उनकी वजह से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रह सका। और जब आप इन सब बातों को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बनने लगती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत का एक प्रधानमंत्री दुश्मन देश के सामने अपने ही खुफिया राज खोल रहा है, और इसके बदले में उसे दुश्मन देश से सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है। क्या ये देशद्रोह नहीं था? क्या ये विश्वासघात नहीं था?